हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिंक्डइन ने अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए केओस स्वॉर्ड की हेल्प से रॉयल एकेडमी के दोनों बंदों को निपटा दिया था, जिसके बाद अब वो दोनों ड्रैगन सीकिंग ग्रास उसके हो जाते हैं जिसपे कोई कुछ भी नहीं कह पाता। वहाँ से जाते जाते लुओ किंग हमारी चूतोंग से कुछ ऐसी बातें करता है जिससे वो अपसेट हो जाती है। रास्ते भर में उसका मूड खराब था और हमारा हीरो लिंक्डइन जब अपने पार्टनर को एक ड्रैगन सीकिंग ग्रास हैंड ओवर करता है और उसके बाद जब चूतोंग को देखता है तो उसकी हेल्प करने के लिए वो लोगों को मारने का ऑफर करता है, पर वो कहती है कि मेरा मैटर है, मैं संभाल लूंगी। उसका बिहेवियर काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि वो जिंगयू के पास पहुंचकर एक पिल कलेक्ट करती है और फिर ड्रैगन सीकिंग ग्रास को रिफाइन कर रहे हमारे हीरो लिंक्डइन के पास पहुंचकर उसे खिला देती है। चूतोंग का इरादा था कि वो लिंक्डइन का फायदा उठाए, लेकिन उससे पहले ही हमारा हीरो सो जाता है और वो ये देखकर हैरान थी। वही जब लिंक्डइन को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी प्यारी सीनियर सिस्टर उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रही है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारी चूतोंग लिंक्डइन के स्वॉर्ड पैलेस से वापस जा रही थी और लिंक्डइन काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। अब तक वो होश में आ चुका है। वहीं जब चूतोंग लिंक्डइन के पैलेस से वापस जा रही थी तो वो सोचती है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। असल में लिंक्डइन की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उस पर ये पिल्स काम नहीं किए, तो हमारी चूतोंग ने उसे दोबारा पिल ट्राई करने को कहा और उसने मना कर दिया। ये देखकर चूतोंग उसे सवाल करती है कि अगर यिंगशुई यहाँ पर होती और वो तुम्हें ये पिल ऑफर करती तो क्या तुम इस पिल को लेते? पर लिंक्डइन अपने इरादों का पक्का था। वो कहता है कि अगर वो भी होती, चाहे कोई भी क्यों ना होता, मैं इस पिल को नहीं लेता, क्योंकि शायद चूतोंग ने उसे बता दिया कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी और ये पिल आखिर किस चीज की है। लिंक्डइन को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी सीनियर चूतोंग ऐसा करने पर मजबूर क्यों हो गई। वहीं चूतोंग को भी काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था क्योंकि उसने लिंक्डइन के सामने अपनी इमेज काफी ज्यादा खराब कर दी। तभी चूतोंग को उसके फादर का फरमान मिलता है जिसमें उसके फादर ने कहा था कि चूतोंग मेरी बच्ची, तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं। लो फैमिली के साथ जो मैंने तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने उसे खत्म करने का एक तरीका निकाल लिया है, इसलिए तुम चाह कर भी वापस मत आना। चूतोंग अपने फादर की ये बातें बहुत ज्यादा अजीब लगती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो फटाफट अपने घर के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिंगयू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स होकर अपने बात को एंजॉय करी थी। वो इन सबसे बेखबर कि कोई उसके रूम में एंटर हो रहा है, वो अपने वेपन को प्रिपेयर कर लेती है। उसे तो लग रहा था कि पता नहीं कौन सा घुसपैठिया आ गया है। काफी ज्यादा चौकन्नी हो चुकी थी, पर ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो लिंक्डइन था। लिंक्डइन वहाँ आकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ अटैक करने नहीं आया। जिंगयू उसे देखकर शांत होते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा समझदार और शांत किस्म के इंसान हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भी फीलिंग्स काफी ज्यादा लस्टफुल है। आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? लिंक्डइन अपनी हरकतों पर पहले तो माफी मांगता है कि इस तरीके से उसके बाथरूम में एंटर हो गया, लेकिन वो जो पूछने आया है वो काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसे अर्जेंटली अंदर एंटर होना पड़ा। उसका मकसद जिंगयू को चोट पहुंचाने का नहीं है और न ही उसे शर्मिंदा करने का है। जिंगयू को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो कहती है कि मैं जानती हूँ, शायद मैं गेस कर सकती हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम यहाँ पर चूतों के बारे में पूछने आए हो, है ना? उसने बिल्कुल सही गेस किया था। लिंक्डइन काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि क्या आप जानती हैं मेरी सीनियर सिस्टर के साथ क्या हो रहा है? जिंगयू भी सीरियस होते हुए बताती है कि क्या तुम्हें बायलिंग बॉडी के बारे में पता है? और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ किंग को दिखाते हैं जो कि अपनी दो सर्वेंट के साथ मस्ती कर रहा था। वो तो उन दोनों को भी बायलिंग बॉडी के बारे में बताता है, जिस पर वो दोनों कहती हैं कि हाँ, उन्होंने इस बारे में सुना है। ये एक तरीके की काफी रेयर फिजिक है, करोड़ों में किसी एक के पास होती है। और इस बायलिंग बॉडी की खास बात ये है कि ये तभी एक्टिवेट होती है जब आप फर्स्ट टाइम डुअल कल्टीवेशन कर रहे हो। और कल्टीवेशन वर्ल्ड में डुअल कल्टीवेशन का मतलब है रोमांटिक तरीके से एक दूसरे के पास आना। और उस दौरान ये बायलिंग बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और इसकी आध्यात्मिक शक्ति आपकी नॉर्मल कल्टीवेशन को 10 गुना तेजी से इंक्रीज करना शुरू कर देती है, जिससे आप नॉर्मल कल्टीवेटर के मुकाबले तेजी से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्टीवेटर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कल्टीवेशन करके खुद को जितना स्ट्रॉन्ग करेगा, इस प्रोसेस के दौरान वो बंदा एक बार में उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बायलिंग बॉडी वाला बंदा अपनी ये पावर अपने पार्टनर के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, जिससे उसके पार्टनर की फिजिक ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से चेंज हो जाती है। यहाँ तक कि उसके ब्लड सेल्स, बोन्स, उसके मेरिडियंस, सारी चीजें रीशेप होनी शुरू हो जाती है और पहले से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और सिर्फ यही वजह है कि ये लालची इंसान लुओ किंग हमारी चूतोंग से शादी करना चाहता है, क्योंकि चूतोंग के पास भी बायलिंग बॉडी है और इस बंदे के पास भी बायलिंग बॉडी है। दोनों के पास ही ये बॉडी होने की वजह से ये प्रोसेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लुओ किंग की फितरत तो आपको उस ड्रैगन सीकिंग ग्रास को लेते दौरान ही पता लग चुकी होगी, तो वो इस मौके को इस तरीके से जाया नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो किसी भी कीमत पर चूतोंग से शादी करना चाहता है। जब ये दोनों लड़कियां सवाल करती हैं कि क्या यही वजह है कि आप चूतोंग से शादी करने वाले हैं, वो तो कहता है कि और नहीं तो क्या, वरना मैं तुम दोनों को क्यों जाने देता। वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती हैं कि जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? ये बेशर्म इंसान तो बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि कुछ नहीं, उसके बाद मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा, क्योंकि उसके बाद वो मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि उसका सारा मतलब तो निकल चुका होगा। और यही बोलने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी सर्वेंट भी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसके बाद ये उसकी सगी बन जाएंगी। और यही सेम
सेम स्टोरी जिंगयू ने भी हमारे हीरो लिंगटियान को सुना दी थी। उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिंगयू चूतोंग की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसलिए वो कहती है कि ये लड़की बचपन से ही ऐसी है, इस पर अगर कोई मुसीबत आती है ना तो ये किसी और को उस मुसीबत में डालती नहीं है, बल्कि खुद ही सारी चीजें संभालने की कोशिश करती है। और इसी वजह से उसने ये प्लान बनाया था कि वो अपनी बाइलिंग बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। डिस्ट्रॉय क्या कर देगी? अगर वो ये प्रोसेस लिंगटियान के साथ करती तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद वो वैसे भी लो किंग के लिए यूजलेस हो जाती, तो वो उसका पीछा नहीं करता और उसकी फैमिली को भी टॉर्चर नहीं करता। जब तक वो अपने बाइलिंग बॉडी की हेल्प से बेनिफिट दे सकती है तब तक ही वो लो किंग के लिए जरूरी है, और लो किंग से शादी ना करनी पड़े उसलिए तो उसने ये प्लान बनाया था। लेकिन अब जब लिंगटियान यहाँ आ गया है और वो नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि उसका प्लान फेल हो चुका है। लिंगटियान अभी ये सारी बातें गौर से सुन रहा था। उसके बाद वो कहता है कि आखिर उनकी शादी कब है। जिंगयू बताती है कि ये लो फो मेंशन यूजो सिटी में होने वाला है, वो भी 3 दिनों के अंदर। ये सुनकर लिंगटियान सोच में पड़ चुका था, क्योंकि ज़्याओ याओ सिटी से यूजो सिटी की दूरी 4 दिनों की है। अगर वो 4 दिनों तक सफर करके वहाँ पहुँचेगा तो तब तक तो उनकी शादी हो चुकी होगी। पर अगर वो शॉर्टकट रास्ता ले जो कि पॉइजनस मियाज़मा फॉरेस्ट से होकर जाता है, तो फिर उसका सफर जल्दी खत्म हो जाएगा। पर वहाँ पर खतरा ज्यादा है, इसलिए उसे जल्दी निकलना होगा। इसलिए वो जिंगयू का थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है सारी चीजें बताने के लिए, क्योंकि अगर वो सीधा सीधा चूतोंग से पूछता तो वो बंदी तो किसी को चू तक नहीं करने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंगयू भी हमारी चूतोंग की बहुत अच्छी वेलविशर है। वो लिंगटियान को लेकर प्रे करने लगती है कि आई विश तुम सारी चीजें ठीक कर दो और एक खुशखबरी लेकर आओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजो सिटी के लो फो मेंशन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर चूतोंग के फादर कॉफिन के अंदर लेटे हुए थे। जब चूतोंग अपने घर पहुँचती है तो अपने फादर को डेड देखने के बाद वो हैरान थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे बचाने के लिए उसके फादर ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। उसे तो यकीन ही नहीं होता। वो अपने फादर की बॉडी चेक करते हुए कहती है कि फादर, आखिर आपने ऐसा कैसे कर लिया? क्या आपने सच में मेरी शादी रोकने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया? अब इमोशनल हो रही चूतोंग नोटिस नहीं कर पाती कि ये उसके फादर की एक साजिश थी। वो तो फटाफट से एस्केप करते हुए उसके पीछे पहुंचकर उसकी गर्दन पे हिट करके उसे बेहोश कर देते हैं। अपनी बेटी को बेहोश करने के बाद वो अपने पास एक पिल निकाल कर कहते हैं कि मुझे माफ कर देना चूतोंग, अपनी चू फैमिली को बचाने के लिए मुझे तुम्हारा सेक्रीफाइस देना पड़ रहा है और मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। दिखाते हैं कि इससे पहले कि उसके फादर ये पिल उसे खिला पाते, तभी वहाँ लो किंग की एंट्री हो जाती है, जो कि उसके फादर से कह रहा था कि फादर इन लॉ, आपको ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। ये फॉरगेटफुलनेस पिल ज्यादा कुछ नहीं करती, बस इंसान के पास्ट को इरेज कर देती है। अगर चूतोंग इसे खाएगी तो उसे ज्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं, वो बस अपने पास्ट का भूल जाएगी और ये शादी काफी अच्छे से संपन्न हो जाएगी, जिसका हम दोनों ही काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि शादी के होने के बाद ही तो तियानहाई सेक्ट चू फैमिली को अबैंडन कल्टीवेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला है। एक पावरफुल फैमिली के साथ लिंक होना और उसके पास से काफी अच्छे ट्रेजर हासिल करना आपके लिए तो दोनों ही चीजें बहुत काम की है ना। अब ऐसा चूतोंग के फादर खुशी से तो नहीं करे थे, अपने दिल पे पत्थर रखकर वो अपनी बेटी को ये फॉरगेटिंग पिल खिला देते हैं और साथ ही लो किंग से कहते हैं कि तुम बेफिक्र रहो और वापस जाकर शादी की तैयारी करो मास्टर लो। वैसे भी कल आपकी शादी है, आपके पास प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, आप दूल्हे हैं और आप केयरलेस नहीं हो सकते, इसलिए जाकर तैयारी कीजिए। वहीं दूसरी तरफ उस पिल को खाने के बाद चूतोंग का कॉन्शियस यानी कि उसकी मेमोरी पूरी तरीके से ट्रैप हो चुकी थी। वहीं ये बंदा वापस जाते हुए कहता है कि डोंट वरी फादर इन लॉ, मैं इतनी अच्छी प्रिपरेशन करूंगा और कल के दिन को इतना यादगार बना दूंगा कि चूतोंग इस दुनिया की सबसे प्राउड ब्राइड बनेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगटियान को दिखाते हैं, जो कि ट्रैवल करते हुए पॉइजनस मियाज़मा फॉरेस्ट पहुंच चुका था। वहां पर काफी ज्यादा डेंजरस बीस्ट मौजूद थे, पर वहां से अपनी सफर को कंटिन्यू करते हुए लिंगटियान पास्ट की बातों को याद करने लगता है कि जब वो एक बार मुसीबत में पड़ गया था, जो चूतोंग ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आगे खड़ी थी। चूतोंग ने कभी भी लिंगटियान को अकेला होने का एहसास नहीं दिलाया और जब भी वो चूतोंग की हेल्प करती, वो कभी ऐसा नहीं दिखाती थी कि वो कितनी महान है। प्रेजेंट में उन्हीं सारी चीजों को याद करके लिंगटियान अपनी पावर का यूज करके उस बीस्ट को मार देता है, वो भी बिना रुके। लिंगटियान अपनी सीनियर सिस्टर चूतोंग को अपने साथ घर वापस ले जाने चाहता था, यानी कि अपने सेक्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग लो फैमिली का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लो मेंशन में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लो फैमिली यानी कि लो किंग के फादर ने रॉयल फैमिली को भी इनवाइट किया था। जब उनके हेड आते हैं तो वो उन्हें बड़े प्यार से ग्रीट करते हुए पैलेस के अंदर ले जाते हैं, ये कहते हुए कि हमारी फैमिली के लिए ये ग्रेट ओनर है। रॉयल एकेडमी के साथ साथ वहाँ पर यानियोन किंगडम के लोग भी आए हुए थे, रेड फ्लेम सेक्ट के भी काफी सारे डिसाइपल आए हुए थे और जानियोन सेक्ट का मिंग भी वहाँ पर हाजिर था, जो कि बाकी लोगों को शौक होता देखकर कहता है कि ऑब्वियसली लो फैमिली के कनेक्शन सबके साथ है, तो वो सभी को इनवाइट करेंगे ही और ये शादी काफी ग्रैंड इसीलिए रखी गई है ताकि बाकी फैमिलीज के साथ रिश्ते मजबूत हो सके। मिंग को अच्छे से पता था कि यहाँ पर लो फैमिली क्या करने की कोशिश कर रही है। चूतोंग के साथ शादी करके अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद वो सभी फैमिली के सामने ये शो करना चाहते हैं कि अब वो पहले जितने कमजोर नहीं है और उनकी फैमिली के साथ टाई अप करने में उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और एक बार तियानहाई फैमिली चू फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाए तो यूजो सिटी में वो सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन जाएगी। लो फैमिली के एल्डर सभी गेस्ट को ग्रीट करते हुए यहाँ पर अनाउंसमेंट करते
देखते हैं कि ग्रूम और ब्राइड वहाँ पर आने वाले हैं। उड़ती हुई बग्गी में हम लो किंग और चूतोंग को देखते हैं जो कि एक साथ आ रहे थे। उन दोनों की एंट्री पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चूतोंग को दिखाते हैं। लो किंग तो काफी खुशी से ये सारे प्रोसेस कर रहा था, पर वहीं चूतोंग की बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती तो लो किंग के खिलाए हुए पिल की वजह से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होकर वही करती जो वो इशारा करता। चूतोंग खुद को फोर्स करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सके, पर फिर भी उसका हाथ लो किंग के हाथों में चला जाता है और वो उसे लेकर पैलेस के अंदर एंटर हो जाता है। जहाँ उससे एंट्री लेता देखकर तो आसपास के लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थे। वो तो कहते हैं कि ब्रदर लोग कितने ज्यादा लकी हैं, कितनी खूबसूरत ब्राइड मिली है उन्हें। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इसके पास सबसे ज्यादा जीनियस बॉडी है। इसका मतलब इनसे शादी करने के बाद हमारे ब्रदर लो उनकी कल्टीवेशन इतनी हाई हो जाएगी कि वो इस योजो सिटी के जीनियस बन जाएंगे। वो दोनों अपने अपने हाथ में वेडिंग रिबन लेकर अंदर एंटर होते हैं और शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जहाँ सबसे पहले दुल्हा और दुल्हन को हेवंस को बो करना था। लो किंग तो काफी स्पीड में बो करना शुरू कर देता है। वहीं हमारी चूतोंग अभी भी अपनी बॉडी को ऐसा करने से रोक रही थी, पर उसकी बॉडी थी क्या आउट ऑफ कंट्रोल थी। उसके ना चाहते हुए में भी उसकी बॉडी हेवन और अर्थ को बो करके इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। और अब नेक्स्ट बारी थी उनके अपने पेरेंट्स के सामने बो करने की। अगेन लो किंग तो अपनी मर्जी से कर रहा था और चूतोंग अपनी बॉडी को फोर्स करने की कोशिश करी थी कि वो ऐसा ना करे। लो किंग अपने फादर को ग्रीट कर चुका था और साथ ही चूतोंग के फादर को भी, लेकिन चूतोंग ऐसा नहीं कर पा रही थी। और आसपास के लोग कहते हैं कि ये दोनों कितने परफेक्ट कपल है ना। लो किंग चूतोंग को अभी भी सीधा खड़ा देखकर उस पर अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे उस पर ये प्रेशर और भी स्पीड में बढ़ने लगा था। और ना चाहते हुए भी वो फिर से लो किंग के फादर को बो करती है और अपने फादर को बो करती है। अब दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के सामने झुककर एक दूसरे को बो करना था और फिर वो दोनों एक दूसरे को एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेते। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता था, जिसके लिए चूतोंग तो अगेन खुद को रोकने की कोशिश करी थी और लो किंग तो फटाक से उसके सामने बो कर लेता है। वो तो चूतोंग को अपनी वाइफ बनाने के लिए मरा जा रहा था। वहीं चूतोंग को इतना ज्यादा स्ट्रांगली रेजिस्ट करता देखकर तो उसके फादर भी हैरान थे, पर लो किंग के फादर अपनी इंसल्ट नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए वो उसके माथे पर लगे हुए सील की एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे चूतोंग पर ये प्रेशर और भी एक्सट्रीम लेवल पर पड़ने लगा था। पर फिर भी वो खुद को संभाल रही थी। वो खुद को उसके सामने झुकने से रोक रही थी, पर लो किंग के फादर को पता था कि चाहे वो खुद को कितना ही क्यों ना रोक ले, फिलहाल उसकी बॉडी लो किंग की फैमिली की कठपुतली है, इसलिए उसके फादर और भी तेजी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हैं। अब तो ये प्रेशर इतना एक्सट्रीम हो गया था कि अब चूतोंग चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रही थी और उसकी बॉडी लो किंग के आगे झुकने ही वाली थी उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हुए। पर तभी चारों तरफ एक जबरदस्त एनर्जी फैलनी शुरू हो चुकी थी। वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से डिवाइन एनर्जी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। ये एनर्जी काफी ज्यादा जबरदस्त थी। सभी का ध्यान उस एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गया था। आसपास की चीजें शेक करते हुए नीचे गिर गई थी और तभी एक जबरदस्त फ्लैश आता है और उनके मैरिज रिबन को बीच में से काट देता है। इस अटैक की प्रेशर की वजह से लो किंग भी लड़खड़ा चुका था और हमारी चूतोंग भी अब होश में आ चुकी थी। इस एनर्जी को फील करते ही चूतोंग को पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका जूनियर ब्रदर है, लेकिन वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचा, ये सोचकर वो हैरान थी। वहीं हमारा लिंग ध्यान तो थंडर एनर्जी के साथ क्या धांसू एंट्री लेता है। उसकी एंट्री ही इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि आसपास के सभी लोगों का मुंह खुला का खुला था। एंट्री उसकी धांसू थी। पता नहीं आगे शादी में और ये किस तरीके का कमाल दिखाकर लोगों की बोलती बंद करेगा, क्योंकि इसी फारू सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करिए भर भर के। तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।